हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एब्जॉर्ब क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश को जो है रेस्ट में मानकर अध्ययन करते हैं, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो उसका आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। और ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न आपके पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पर ही याद कराने का प्रयास करते हैं। और इसमें सभी का आंसर जो है ना आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा देंगे। उसके बाद आप चाहे तो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और आपको सिर्फ समझने पर ध्यान देना है। तो इसमें आपका पहला जो प्रश्न है कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। धारिता मतलब होता है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या है, इसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए हम आपको पूरे जो है ना याद कराने का ही प्रयास करेंगे और इसमें आपको सिर्फ समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए चालक की जो धारिता होता है, आप धारिता का फार्मूला पढ़े होंगे कि C बराबर होता है Q/V। ये तो आप जानते होंगे कि धारिता जो है वह C होता है, वह Q/V होता है। जहाँ पर जो आपका Q है यह एक आवेश है, यह क्या है, तो यह आवेश है। और जो यहाँ पर V है ये आपका विभवांतर है। इस चीज़ से आप परिभाषा बना सकते हैं। तो देखिए इसका हम दो परिभाषा बताएंगे, जो आपको आसान लगे वो आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर परिभाषा होगा कि किसी चालक में, ये चालक है तो किसी चालक में इकाई विभवांतर को बढ़ाने के लिए जितना आवेश का ज़रूरत होता है, इसी को हम लोग उस चालक की धारिता कहते हैं। तो इसका परिभाषा इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी चालक में, ये चालक मान लीजिए, किसी भी चालक में विभवांतर को बढ़ाने के लिए, इकाई विभवांतर को बढ़ाने के लिए जितना आवेश का ज़रूरत होता है, आवश्यकता होता है, उसी को हम लोग चालक की धारिता कहते हैं। तो ये हो गया इसका परिभाषा। उसका दूसरा परिभाषा ये भी बोल सकते हैं कि आवेश और विभवांतर के अनुपात को ही हम लोग धारिता कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद इसका SI मात्रक भी कभी कभी पूछा जाता है, वो भी इसमें क्लियर करते हुए हम लोग चलते हैं। तो जो इसका मात्रक है, इसका मात्रक जो है ना SI मात्रक हो जाता है फैराड। इसका जो SI मात्रक है वह हो जाता है आपका फैराड। इसे आप F से हम लोग सूचित करते हैं। और दूसरा मात्रक यहाँ से आप निकाल सकते हैं किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर जो आवेश है, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलम्ब, और जाके जो विभवांतर होता है इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलम्ब प्रति वोल्ट भी बोल सकते हैं, कूलम्ब प्रति वोल्ट इसका एक मात्रक हो गया। या यहाँ पर किसका पावर होता है 1, तो इसको ऊपर में लेकर जाइएगा तो माइनस हो जाएगा पावर गुना के रूप में। तो कूलम्ब इंटू वोल्ट इनवर्स ये भी इसका एक मात्रक होता है। तो इस तरह से इसका क्लियर हो गया। और यह कौन सा राशि है, तो यह एक अदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह एक अदिश राशि है। यह कौन सा क्वांटिटी है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, जो है ना स्केलर ये क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह एक अदिश राशि है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी तरह से आपको समझना है कि किसी भी चालक में, एक बार और दोहरा देते हैं कि किसी भी चालक में इकाई विभवांतर को बढ़ाने के लिए जितना आवेश का ज़रूरत होता है, आवश्यकता होता है, उसी को हम लोग चालक की धारिता कहते हैं। इसका SI मात्रक फैराड होता है, या दूसरा अन्य मात्रक कूलम्ब इंटू वोल्ट इनवर्स होता है, और यह एक अदिश राशि है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है आपका कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे और इसका SI मात्रक लिखे। तो इसका भी हम लोग फार्मूला से इसका आंसर निकालते हैं, किस तरह से इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया आयतन घनत्व की बात किया जा रहा है, वॉल्यूम डेंसिटी। तो वॉल्यूम डेंसिटी को हम लोग रो से सूचित करते हैं। रो इस प्रकार से होता है, और इसका फार्मूला आता है Q/V। जहाँ पर जो Q है यह आपका आवेश हो जाएगा, और यहाँ पर जो V होगा, यहाँ पर V जो है ना आपका आयतन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयतन घनत्व जो है ना बोला गया है परिभाषा देने के लिए। तो शब्द से भी पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर आयतन तो होगा ही है। तो इसका परिभाषा आप इस तरह से बोल सकते हैं कि प्रति इकाई आयतन में जो है ना, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को ही हम लोग आयतन घनत्व कहते हैं, या आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो इसका परिभाषा एक बार और सुन लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से कि प्रति इकाई आयतन
में उपस्थित, देखिए ये प्रति इकाई नीचे हो गया तो इसे प्रति बोलते हैं, इसे क्यू इस तरह से भी हम लोग इसे बोल सकते हैं कि क्यू प्रति वॉल्यूम। तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को ही हम लोग आवेश के आयतन घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद इसे रो से सूचित किया जाता है और इसका ऐसा मात्रक भी निकाल सकते हैं आप लोग। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए कूलम, आवेश का तो मात्रक कूलम्ब होता है। उसके बाद देखिए जो वॉल्यूम होता है ये होता है आपका, जो वॉल्यूम होता है ये होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और सभी को हम लोग मीटर में ही मापेंगे यहाँ पर, तो मीटर गुने आपका मीटर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब, या इसी को अन्य मात्रक में इस तरह से भी इसे दूसरा रूप में लिख सकते हैं, कूलम मीटर पावर -3। तो इस तरह से भी इसका मात्रक निकाला जा सकता है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। उसके बाद देखिए दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समविभव सतह, यहाँ पर देखिए सतह होगा, सत्ता लिखा गया है कि समविभव सतह से आप क्या समझते हैं। तो देखिए समविभव सतह भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझने का ज़रूरत है। देखिए समविभव सतह, सतह मतलब समझते होंगे सरफेस। तो जो सरफेस है आपका ये क्या होता है, तो यहाँ पर आप समझिए कि कोई यहाँ पर सतह है, आप मान लीजिए ये वाला, तो किसी, देखिए समविभव सतह किसे कहते हैं, तो समविभव सतह उस सतह को कहते हैं, उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके हर एक बिंदु पर जो है, इसके हर एक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। जितना भी बिंदु लीजिएगा सभी पर जो है यहाँ पर विभव का मान समान होगा। इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो समविभव सतह कहते हैं। वैसा पृष्ठ या वैसा सतह जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, उसी को हम लोग समविभव सतह कहते हैं। उसके बाद करें इसके दो गुणों को लिखे, तो पहला तो इसका गुण में आप इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वैसा सतह जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है समविभव सतह कहलाता है। और दूसरा परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि दो समविभव सतह आपस में एक दूसरे को नहीं काटता है। ये अगर काट देगा तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए ये आपका जो है ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, क्योंकि कर देगा तो इसका डायरेक्शन जो है ना दो हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इस तरह से इसका लिख सकते हैं। और दूसरा में एक और में इस तरह ये भी बोल सकते हैं कि जो संभव सतह होता है ये हमेशा जो है ना विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है, ये लंबवत होता है, इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आवेश के दो मूल गुणों को लिखें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी समझते हैं। आवेश, तो आवेश जानते हैं चार्ज, तो चार्ज के दो मौलिक गुण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है कहने का अर्थ होता है निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। तो आवेश के दो जो गुण है निम्नलिखित वह नीचे लिखा हुआ है, आपको कॉपी में इस प्रकार से लिखना है आंसर। तो इसका जो पहला गुण हो जाएगा कि आवेश का, आपको पहले परिभाषा लिख देना है कि आवेश किसी भी वस्तु का यांत्रिक गुण होता है। किसी भी वस्तु का क्या होता है, तो यह एक यांत्रिक गुण होता है, जिसके वजह से वह एक बल का अनुभव करता है, उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश किसी वस्तु का यांत्रिक गुण होता है जिसके वजह से वह एक बल का अनुभव करता है, उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। ये हो गया पहला गुण इसका। और दूसरा गुण लिख सकते हैं कि आवेश जो है ना वह क्वांटीकृत होता है। यह क्या होता है, तो क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत मतलब होता है क्वांटाइज्ड होता है, मतलब जो आवेश क्यू है यह जो है ना ±NE के बराबर होता है। मतलब इसके कहने का अर्थ है कि आवेश के क्वांटीकरण में कहा गया है कि जो आवेश है वह इलेक्ट्रॉन के जो है ना इलेक्ट्रॉन के, हिंदी में ही बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक का जो है ना गुणज होता है। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ है इसका कि जो आवेश होता है वह हमेशा पूर्णांक ही होगा, जो है इलेक्ट्रॉन के साथ पूर्णांक के रूप में ही गुना हुआ रहता है। मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन कहिएगा कि ये दशमलव में 1.5 हो जाए तो ये संभव नहीं है। ये आपका जो है ना आवेश नहीं हो सकता है, ये हमेशा पूर्णांक में ही होता है। इसी को हम लोग आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत भी कहते हैं, Q = ±NE। और तीसरा गुण में क्या लिख सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, +-Q चार्ज, +Q चार्ज होते हैं। ये भी हो जाएगा, 3-4 बता देते हैं। उसके बाद जो है आवेश जो है वह आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, अर्थात आवेश जो है उसको ना तो निर्माण कर सकते हैं, ना ही उसे उत्पन्न करेंगे, ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो आवेश जो है वह संरक्षित होता है।
इस तरह से आपको लिख देना है। लिख देना आवेश का मात्रक क्या होता है, ये तो लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, कूलम्ब होता है, इतना अगर लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आपका। 2 ही पूछा गया था इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, और ये लास्टवां प्रश्न होने वाला है कि कूलम्ब नियम की सीमाएं क्या है। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है कि कूलम्ब नियम की कौन कौन सी सीमाएँ हैं। तो देखिए कूलम्ब नियम की सीमाएँ बहुत है, लेकिन आपको मुख्यतः इसमें 2-3 लिख देना है। तो कूलम्ब नियम की सीमाएं, पहला है इसका कि यह पॉइंट चार्ज के लिए सिर्फ मान्य होता है। यह नियम पॉइंट चार्ज के लिए मान्य होता है। पॉइंट चार्ज कहने का अर्थ है बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है। आपके मन में सवाल उठता है कि पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश क्या होता है। मान लीजिए 2 आवेशित, यहाँ पर 2 आवेश है और इन दोनों आवेश जो है कुछ दूरी से ये पृथक है, एक दूसरे से अलग है। इसका दूरी इतना दूरी है, तो अगर इसके दूरी के सापेक्ष में, मान लीजिए दूरी का लंबाई आपका इतना है, तो इसके सापेक्ष में अगर आवेश का जो आकार है वह बहुत छोटा होगा, बिंदु टाइप का होगा, तो इसी को हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। जब वह दोनों आवेश, जो आवेशित आवेश है उसके बीच के पृथक दूरी जो है वह अधिक होगा इसके आकार से, तब जो है ना आवेश को हम लोग बिंदु आकार मानते हैं। मान लीजिए जिससे बहुत छोटा होगा, जो बिंदु होता है, बहुत छोटा आवेश होता है, उसी को हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो यह नियम है सिर्फ पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें कि यह जो है अधिक दो आवेशों के बीच अधिक दूरी पर यह लागू नहीं होता है, यह बहुत कम दूरी पर लागू होता है। मतलब 2 आवेश अगर बहुत कम दूरी पर स्थित रहेगा तभी वहाँ पर कूलम्ब नियम लागू होता है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।